शुरू करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा ना सब लोगों को एक क्या बोलते हैं पेस में रहना है। ठीक है, कि अपन जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आगे पीछे की भी क्वेश्चंस देखते रहो। ठीक है, कौन से तुम्हारे पॉसिबल डाउट हो सकते हैं वो देखते रहो, क्योंकि हो सकता है हम सारे क्वेश्चन एक से एक लाइन से ना करें। ठीक है, लाइन से ना करें तो बीच में कुछ मिस आउट हो जाए, तो इन दैट केस ठीक है। यहाँ पे ये है just शुरू करते हैं। So when boric acid is heated, सबसे पहले ना मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी खोल लेता हूँ। अच्छा, ये तो 11th केस में होगा ना, बोरॉन फैमिली। तो आप लोग प्लीज अपनी एनसीईआरटीज भी लेके बैठे। ठीक है, एनसीईआरटी में आप लोगों को मार्क करते जाना है। सो बोरॉन की कहानी यहाँ पे है। कहाँ गया अभी? एक 2 मिनट रुको। हाँ बोलना। सब लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने में आ रहा है ना? स्क्रीन क्लियर है? कुछ इश्यू है, तकलीफ है पढ़ने में? क्वेश्चन है, फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड when boric acid is heated to red heat is। बोरिक एसिड जो है, बोरिक एसिड को हीट किया गया है। कहाँ है हमारे पास बोरिक एसिड? तो पेज नंबर 321 ये दिख रहा है बोरिक एसिड पेज नंबर 321 पे। बोरिक स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड दिया हुआ है, द डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, H3BO3 हीट किया, पहले कन्वर्ट हुआ HBO2 में एंड फिर कन्वर्ट हुआ बोरिक ऑक्साइड में B2O3। ठीक है, इसको अभी ध्यान से देखो। बोरॉन जो है, बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। ठीक है, काइंड ऑफ सेम ही है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, डिहाइड्रेशन ही होते जा रहा है बार बार। बोरॉन आप देख सकते हो H3BO3 जो है कंपाउंड, H3BO3 में जो स्ट्रक्चर होगा, जो आप देख सकते हो, उसका चेन वाला फॉर्म देख रहे हो। इसमें मैं अगर सिर्फ एक को मार्क कर दूं, ठीक है, बी के ऊपर 3 OH जुड़े हुए। अब आप लोगों ने एक चीज सुना होगा बोरिक एसिड के बारे में, कि बोरिक एसिड जो है तो एसिड, लेकिन इट्स अ लुईस एसिड एज वेल। तो बोरिक एसिड उस टाइप का एसिड है जो OH माइनस एक्सेप्ट करने वाला एसिड है। जनरली अगर आप कोई भी एसिड देखते हो तो H प्लस देने वाला होता है, बेस होता है OH माइनस देने वाला, या फिर बेस में अमोनिया जैसे बेस हो जाते हैं जो H प्लस एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो NH3H प्लस एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बना देता है। वैसे BOH थ्राइस या H3BO3 OH माइनस एक्सेप्ट करके BOH होल 4 माइनस बना देता है। यहाँ पे देखना, बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। It is not a protonic acid but acts as a Lewis acid by accepting electrons from hydroxyl ions BOH thrice in water BOH 4 minus। ठीक है,
और ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड अबव 370 केल्विन। अब 370 केल्विन मतलब करीब करीब 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट किया जा रहा है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट लिटरली घर पे भी कर सकते हो। बोरिक पाउडर जो है आपके पास कैरम बोर्ड वाला, इट इज द सेम। Which of the following can be detected by borax bead test? बताओ भाई। क्वेश्चन जो है, अब आपको क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ेगा। बोरैक्स बीड टेस्ट में कौन सा इनमें से आप डिटेक्ट कर सकते हो। अब इधर तो बोरैक्स बीड टेस्ट के बारे में जहां तक मेरे को याद है इन्होंने कलर्स वगैरह तो डेफिनेटली नहीं बताया, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने गूगल करा है या आपके पास सर कहीं शायद कोबाल्ट 2+ तो बॉम्बे तो शायद कोबाल्ट 2+। तो एक बस छोटा सा काम करो, सब लोग गूगल करो कि बोरैक्स बीड टेस्ट में निकल का क्या कलर शो होता है, कोबाल्ट का क्या। बीड बोरैक्स बीड टेस्ट अगर आप लोगों को याद हो, ये आप लोगों के लैब मतलब अभी 12th में लैब का भी पार्ट है। तो इसमें होता क्या है, एक छोटा सा प्लैटिनम लूप लेते हैं। प्लैटिनम लूप अगेन मतलब टेक्निकली वर्ड यूज करो, ऐसा तार होता है, तार के सामने लूप कर दिया है और वहां पे एक बीड अटक सके उतना छोटा सा लूप बनाया है, ठीक है। तो प्लैटिनम नहीं, कोई भी ऐसा नॉन रिएक्टिव एलिमेंट का ले सकते हैं, ठीक है। अभी उस लूप में बोरैक्स के साथ ये जो है मिक्स करके सॉल्ट को बीड बना के वहां पे हीट करते हैं। तो जो बीड होता है वो बीड पहले एक्सपांड होता है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब हीट हो रहा है तो एक्सपांड होता है, और फिर है ना जब जैसे ही वो ठंडा होता है वो ग्लासी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको कलर दिखने लगता है, बीड का कलर बदल जाता है। निकल है, कोबाल्ट है, लेड है, सबके लिए अलग अलग होगा। सर कलर्स बोलूं? हाँ अरे कलर तू जहां से भी पढ़ रहा है स्क्रीनशॉट भेज देना। सर सर आपका एनसीईआरटी में पीडीएफ कोबाल्ट में है। कहाँ पे? एनसीईआरटी में कोबाल्ट का है, पेज नंबर 320 पे। 320 पे है एनसीईआरटी सर पेज नंबर। आंसर Pb2+ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कॉपर का ब्लू कलर है, आयरन का ग्रीन है, कोबाल्ट का ब्लू है, क्रोमियम का ग्रीन है और निकल का ब्राउन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड पूछा है, तो आंसर डी दिल्ली होना चाहिए। यस सर। आंसर चेक करते रहो इसका क्या है, पीछे आंसर्स देखते रहो। इसमें एक जगह पे कोई खोल के रख लो अपने पास। सर कौन सा एलिमेंट बोले? आंसर डी है। कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल। अरे मैं बोलता हूँ ये बहुत आसानी से मिल जाएगा पूरा लिस्ट, ऐसा इश्यू नहीं है। फ्लेम टेस्ट और बोरैक्स बीड टेस्ट काफी मतलब लिटरली इतनी इमेजेस वीडियोस मिल जाएंगे। अभी देखो थोड़ा सा पंगे वाला काम अगेन ये है इसमें बोरैक्स बीड टेस्ट में, मैं भूल गया था बताना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लेम, ठीक है। वैसे तो मल्टीपल टाइप होता है बट एटलीस्ट 2 टाइप में देखे जाते हैं फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है या रिड्यूसिंग फ्लेम है। तभी आपको ये चीज समझना है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या डिफरेंस है। वो देखो अपने पास ड्राइंग भी है। तो जो अंदर वाली फ्लेम होती है दैट इज द रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। जो बाहर में जो है दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। तो फ्लेम का बिहेवियर है बहुत ज्यादा, मतलब आप इमेजिन करो पहले के टाइम में ऑप्शन नहीं था और कोई तरीका नहीं था पता करने का कि कौन सा कंपाउंड कैसे किस एलिमेंट का है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही एक क्या बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट टाइप की टेस्ट रही है। और अभी भी जब आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे तो सॉल्ट एनालिसिस क्वेश्चन जैसे आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर पंगा पड़ेगा, ठीक है। कि अगेन डिपेंड करता है, मतलब अगर क्वेश्चन आया बोरैक्स बीड पे तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम दोनों में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कोबाल्ट जो है ऑक्सीडाइजिंग हो, रिड्यूसिंग हो, हॉट हो, कोल्ड हो। अच्छा हॉट और कोल्ड का मतलब ये कोल्ड है ना, कोल्ड नहीं होता, कोल्ड यानी लो टेम्परेचर वाला है,
तो फ्लेम में भी अलग अलग पार्ट पे अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो आप देख सकते हो कोबाल्ट सब में ब्लू है, तो कोबाल्ट को कहीं ना कहीं हम लोग मेंटली एसोसिएट कर सकते हैं ब्लू के साथ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं बस इतना ही करने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा एक एक जो जो लाइन अपने को लगता है, जो जो कॉन्सेप्ट अपने को लगता है इम्पोर्टेंट है, तो जैसे इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। आई होप ये इमेज अपने काम आएगी। बट अगेन मैं बता दूं ये बात कि ये बहुत ही मतलब ऐसी चीज है कि हर जगह पे तुमको थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिया रहेगा, ठीक है। कहीं पे कलर्स थोड़े बहुत वेरी करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका बोरैक्स बीड टेस्ट। ठीक है, प्रोसेस जो है प्रोसेस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऊपर में कहीं तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वाला एक बार थोड़ा ध्यान से देखो। बोरैक्स जो है it is the most important compound of boron. It is a white crystalline solid of formula Na2B4O7.10H2O। ये जो कंपाउंड है Na2B4O7.10H2O, इसका भी हम लोग जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अच्छा भाई, क्लास में जितने भी लोग हैं जिन्हें कहीं भी तकलीफ है किसी भी पॉइंट पे, जैसे लेट्स से केमिकल बॉन्डिंग में इशू था, ठीक है, या फिर आप समझो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इशू था, आप लोग इस क्लास को मतलब बिना डरे अटेंड करें, ठीक है, क्योंकि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक के काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। सो बोरैक्स जो होता है, बोरैक्स Na2B4O7.10H2O, ये ठीक है, .10H2O भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा। इन फैक्ट इट कंटेन्स टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स ऑफ B4O5OH whole 4 2 minus, and the correct formula is Na2B4O5OH whole 4.8H2O. So borax dissolves in water to give an alkaline solution. अगर आप पानी में डाल दो तो आपको मिलेगा NaOH and H3BO3, ठीक है। On heating, borax first loses water molecule and swells up. On further heating, it turns into a transparent liquid which solidifies into glass-like material known as borax bead. जो बोरैक्स बीड टेस्ट होता है, जैसा फ्लेम टेस्ट होता है, तो उससे थोड़ा ज्यादा क्या कहते हैं उसको, ज्यादा भरोसेमंद टेस्ट टाइप का समझो ये, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कलर ऑप्शंस दिख रहे हैं। सो बोरैक्स बीड टेस्ट में द मेटाबोरेट्स बोरैक्स बीड, तो ये अब रिएक्शन जो Na2B4O7.10H2 हीट करने पे पहले वाटर गया, तो जो फर्स्ट प्रोसेस है, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड स्वेल्स अप। ऑन फर्दर हीटिंग आपको मिलेगा NaBO2 plus B2O3. So the metaborites of many transition metals have characteristic colors, and therefore borax bead test can be used to identify them in laboratory.
For example, when borax is heated in a Bunsen burner flame with cobalt oxide on a loop of platinum wire, a blue colored BO2 hole twice bead is formed. ध्यान से देखना, BO2 hole twice, ठीक है। तो आपका ये जो NaBO2 है उसमें ये है BO2। एक बार BO2 माइनस, सब लोग पेंसिल से अपने बुक में जहां पे भी BO2 माइनस का एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। मतलब बोल रहा हूँ बनाने को, इसका मतलब हार्ड है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस बना लो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जस्ट इन केस आपको बनाने में डिफिकल्टी आ रही है तो हमें अभी पता चल जाए, ठीक है। तो मैं जब बोलता हूँ तो अपने बस पेंसिल से एक बार अपने बुक में ड्रॉ करके देख लो कि हाँ भाई मुझे पता है, ठीक है। तो क्या होगा, बी डबल बॉन्ड ओ होगा और एक जगह बी सिंगल बॉन्ड ओ होगा, ठीक है। आपको पता है बोरॉन 3 बॉन्ड बना ही लेता है और सिंगल बॉन्ड ओ के ऊपर माइनस चार्ज होगा, तो BO2 माइनस, ठीक है। Now this BO2 minus will be forming a complex with whichever transition element जिसमें आप borax bead test करवा रहे हो, and the color is basically due to that borate, some specific borate. बोरेट बोलेंगे कि मेटाबोरेट बोलेंगे? मेटाबोरेट बोलेंगे, लिखा है सर ना आगे मेटाबोलिक एसिड HbO2 है। HbO2 है, हाँ ठीक है। फिर हाँ बोलो। सर BO2 माइनस के स्ट्रक्चर में माइनस विल बी ऑन बोरॉन, राइट? नहीं, ऑक्सीजन। एक जगह बी डबल बॉन्ड ओ है, एक जगह बी सिंगल बॉन्ड ओ है। सर क्योंकि अगर माइनस बोरॉन पे है तो वो CO2 जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है, और अगर मैं माइनस O पे डाल रहा हूँ तो फिर स्ट्रक्चर मतलब हाइब्रिडाइजेशन फिर डाउट जा रहा है। देख क्या हो रहा है ना, BO2 माइनस है। BO2 माइनस का मतलब क्या है कि अब ये बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ फॉर्म होगा तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुमको दिखेगा ये कंपाउंड। अब मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता कि नहीं दोस्त बोरेट तुम्हारा BO2 माइनस ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो प्लस होगा, ऑक्सीजन पे प्लस होगा क्या? नहीं बोरान नहीं, पे प्लस आएगा ना। नहीं सर, बोरॉन पे फिर प्लस आ जाएगा ना बोरॉन पे क्यों प्लस आएगा? माइनस चार्ज सर, तो क्योंकि ऑक्सीजन का था। हाँ तो फिर वहां पे प्लस आ जाएगा। वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, प्लस नहीं है। वो भर दिया ना तो प्लस कहाँ से आया? नहीं सर, ऑक्सीजन पे प्लस, क्योंकि उसने तो इलेक्ट्रॉन छोड़ा ना। बट ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज जो है लोन पेयर एज अ माइनस डोनेट होने के बाद उस पर प्लस आने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। ओके सर। समझा? अगर अगर नाइट्रोजन होता लेट से यहाँ पे ऐसा कुछ BNH2 होता, ठीक है, और ये नाइट्रोजन डिसाइड करता कि मैं अपना लोन पेयर इसको दूं, तो कहीं ना कहीं N डबल बॉन्ड B और फिर आप बोलते हैं N के ऊपर प्लस है B के ऊपर माइनस है, ठीक है। तो जब मतलब उसने ले लिया है ना इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के प्रोसेस में कहीं पे किसी ने अपना माइनस चार्ज लूज तो नहीं किया ना। हाँ वो बात है, ठीक है। एक लोन पेयर अगर तुम डोनेट कर रहे हो, तुम्हारे माइनस चार्ज नहीं है, तुम एक स्वयं एक न्यूट्रल एटम हो और अपना लोन पेयर दे रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर अपन प्लस माइनस चार्ज लगा देंगे, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी माइनस था, इसलिए मैं बोला, ठीक है। अगेन वो बताने का तरीका है, ठीक है, कैसे आप बताते हो BO2 माइनस। आगे बढ़े तो यार कहानी में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बोरैक्स की पूरी कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आ जाते हैं Na2B4O7 डॉट 10H2O के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अगर मैं चाहता तो ड्रॉ करता, लेकिन यार मैं बहुत आलसी हूँ, तो आप लोगों को मैं गूगल करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये ड्रॉ करना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को देखो। बोरॉन जो है
अब देख रहे हो बोरॉन के ऊपर माइनस चार्ज है। क्यों माइनस चार्ज है? सिर्फ वो बोरॉन पे माइनस चार्ज है जो ब्रिजिंग ऑक्सीजन से अटैच्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, बोरॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। एक काम करो, जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो। सब वो बी माइनस का माइनस अगर वो ब्रिज वाले बॉन्ड पर आता हाँ, स्टेबल भी नहीं होता ना। अरे वो तो यार अपन कार्बन के लिए मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रिज वाले पे अगर माइनस चार्ज आ रहा है तो स्टिल इट इज बिकमिंग एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड atom. An sp3 hybridized atom is definitely good for us because this is kind of a bicyclotype of a compound. ये बात समझो, बाइसाइक्लो में sp2 से ज्यादा sp3 बेटर रहेगा, टेंशन कम रहेगा ना, स्ट्रेन कम रहेगा ना रिंग में। तेरे माइनस -2 प्लेनर हो जाएगा, लेकिन इसको 3D में क्या कर रहा है? sp2 प्लेनर हो जाएगा, लेकिन sp3 3D में रहेगा। 3D में रहेगा। तो एक चीज जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो कंपाउंड आप लोग देख रहे हो उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या दिख रहा है? बोरॉन जो है, कितने बोरॉन है यहाँ पे? 4। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 4 बीच में है और 4 बोरॉन पे है, तो O8 बोल दूं मैं। और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 4। और कुल मिला के इस कंपाउंड पे चार्ज कितना है? -1 नहीं, -2 है। दोनों बोरॉन पे माइनस चार्ज है। 9 ऑक्सीजन है ना सर, एक ब्रिजिंग भी है ना। करेक्ट, 9 है। अभी ये वाला देखो, ये कंपाउंड देखो जरा, ये जो B4O5OH4, बोरैक्स ना .10H2O, ये 10H2O माती बे वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ जाए। देख रहे हैं आप लोगों को कंपाउंड का फॉर्मूला B4O5OH4 2-। अब आप समझ रहे हो वो जो O5 बीच में बना है, इसमें से ये पांचों के पांचों O जो है ये लिंकेज ऑक्सीजन है, O2- है जो लिंकेज क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये दिख रहा है सबको? तो जो सोडियम के साथ जो आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए वो बोरॉन से बनना चाहिए। सोडियम के साथ आयनिक बॉन्ड देख है, आयनिक कंपाउंड ना, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो अपन ऐसा साथ साथ चिपका के नहीं रखते। अब ये जब स्ट्रक्चर होएगा, इसका जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो अपन जरूर कह सकते हैं कि बोरॉन के पास हो सकता है वो। सर हाँ सर, वो नेगेटिव का एक बार कंसेप्ट बता दो ना, वो थोड़ा ये हो रहा है। नेगेटिव का कंसेप्ट, ठीक है, चल एक बार ऐसे देखो। कंपाउंड याद रखना, कंपाउंड का नाम क्या था? B4O5OH4 2-। बोरॉन 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 बोरॉन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, हर एक पे OH। अब कुल मिला के अभी अगर आप देख रहे हो तो ये कंपाउंड जो है आपके सामने, इस कंपाउंड में सारे बोरॉन्स जो है, सारे बोरॉन की क्या कहते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, जो वैलेंसी है, सेटिस्फाइड है। फिर भी इसमें एक और O2- लिंकेज है, तो वो O2- इसमें लिंक हो गया, तो आपके दोनों बोरॉन के ऊपर एक एक माइनस चार्ज आ गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया अपना ये करने के लिए, O2 को लेने के लिए। करेक्ट, तो ये O2 के जो 2 माइनस चार्ज थे, दोनों माइनस चार्ज एक एक बोरॉन पे चले गए। ठीक है, हाँ सर, उसकी वैलेंसी कंप्लीट है, पर उतना एक्सपांड किया ना अपना वैलेंसी एक्सपांड किया कह सकते हो। मतलब ये ऑलरेडी, मतलब अपन उसको क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है ये बोरॉन जो है,
क्योंकि वो 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 ही तो इलेक्ट्रॉन थे। बराबर। आगे बढ़ते हैं। बोरिक एसिड पॉलीमराइजेस ड्यू टू, तो उसका तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है अपने पास। सब मोनोबेसिक नेचर है उसका, इसके वजह से ना। या स्ट्रक्चर में देखो क्या लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट। हाँ जैसे 1 मिनट होल्ड करो, मैं 1 मिनट में आया। चलो शुरू करते हैं। ठीक है भाई, बोरिक एसिड जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हो आप। अच्छा, अगर मेरे को किसी ने ऐसा सवाल पूछा कि पर बोरिक एसिड, मतलब पर यूनिट बोरिक एसिड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? 3। श्योर है? सही है आंसर, टेंशन मत ले। बस क्या होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हम इस बात को प्रोसेस नहीं करते कि पर यूनिट कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, बट इसके अराउंड बात की जा सकती है। तो हर बोरॉन का मॉलिक्यूल के पास 3 OH है, ठीक है, और हर OH एक हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, ऐसा देखो, ठीक है। तो जब आप एवरेज आउट करोगे, ठीक है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर है ना, आपको पॉलीमर के पर्सपेक्टिव से सोचना है, तो एक यूनिट सेल जो है उसके भाग में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे। ठीक है,
अब जरा देखो ध्यान से, क्या हर किसी को 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है? ये डॉट है, ये वाला जो है ये डॉटेड है, सबको दिख रहा है ना 3? आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. देखो भाई चैट वाले लोगों, चैट में जितने भी लोग हैं ना, प्लीज सब लोग हैंड रेज करो, ठीक है? बोल दो यार, क्या है ना कि मैं चैट पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं स्क्रीन स्विच करने में मैं ऑलरेडी इतना प्रोसेस कर रहा होता हूँ कि ये सारी एक्टिविटी रुक जाती है, ठीक है? कहीं पे भी कुछ भी आता है बोल दो, ठीक है? बाकी लोग भी हाथ उठाना चाहे तो उठा सकते हो यार। अरे तुम में से किसी को ऐसा तो नहीं लगता ना, मतलब या मतलब आप लोग हाथ नहीं उठाते हो? मैं कई बार सोचता हूँ ये सब कि कोई बच्चा जब क्लास में मेरी बैठा होगा और मैं बोलता हूँ कि हैंड रेज करो ताकि तुम बात कर सको, और वो हैंड क्यों नहीं रेज करेगा? ऐसा क्या चल रहा होगा उस बच्चे के दिमाग में कि वो हैंड रेज नहीं करेगा सर या नहीं करेगी? हाँ, मैंने आपको भेजा, देख लो ना, ऐसे ही लिखने का है क्या? भेज दिया? हाँ एक बार देख लो ना व्हाट्सएप। हाँ हाँ, बस ऐसे लगते जाओ, अभी अपन जो डिस्कस करते जा रहे हैं बनाते जाओ। ये जो तूने बनाया ना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किसी और BOH3 का पार्ट है। तो अब ये जो पर्पल पेन तूने यूज किया है, वो पर्पल पेन से एक दूसरा BOH3 मॉलिक्यूल इधर बना दे। अब यहाँ मत बना, यहाँ समझ जाएगा, अज्यूम्ड है। यहाँ पे एक बना दे, तो हाँ तुझे डिफरेंशिएट करना याद रहेगा, एक झटके में दिख जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस ये कौन है? मेरे पास नाम नहीं है दोस्तों, जब तुम लोग मुझे फर्स्ट टाइम मैसेज करो तो प्लीज नाम तो भेज दो। ये हमारे पास बोरैक्स बीड का कंटेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी उधर चिपका देता हूँ वन नोट में, तो आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। बाप रे, चलो ठीक है। अब देखो बोरॉन वाले शायद क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है? बोरॉन में ऐसा कुछ, सॉरी बोरैक्स में ऐसा कुछ नहीं बचा है। अपन जाते हैं डाइबोरेन के तरफ, ठीक है? तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डाइबोरेन के बारे में वहां पे पढ़ते हैं जब हमने पूरा हाइब्रिडाइजेशन कर चुका है। हाइब्रिडाइजेशन आई होप सब लोगों को समझ में आता है कैसे डिसाइड होता है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, ये कंपाउंड जो है, ठीक है, इसमें बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है? ये जो बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, इसमें बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये जल्दी से चैट बॉक्स में भेजो सब लोग। बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन क्या बोल रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन चैट बॉक्स में भेजो जल्दी से, ASAP। और जैसे ही आप लोगों ने बोरॉन और ऑक्सीजन का भेज दिया, ठीक है, उसके बाद आप B2H6 का भेजोगे, तो B2H6 का भी सोच के रखो क्या है। बोरॉन, ऑक्सीजन, B2H6 इस सीक्वेंस में भेजो। शुभम ने sp3 भेजा है। उसके बाद शुभम के बाद क्या हो गया, कहाँ गया? ऋषभ ने sp2 भेजा है। तीर्थ B2H6 का sp2 भेजा है। विराज बोरॉन का sp3 और ऑक्सीजन का sp2 भेजा है। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सर बीच में बहुत सारे स्किप हो रहे हैं। बीच में बहुत सारे हाँ सर, वो चैट का हो गया? आपका स्क्रोल
अरे यार आपने आप आगे चला जाता है, रुक जा। क्लोज ब्रो। सर वो 3 डॉट्स पे जाके आप बंद कर सकते हो वो सेटिंग। कौन सी? ऑटो स्क्रोलिंग का होगा वहां पे, नहीं है? चलो बाद में फिगर आउट करता हूँ मैं। 6 बनाता है। ए देखो गाइस, सब लोग आंसर देखो अपने अपने, ठीक है? मैं बता दूं यहाँ पे अभी तक सिर्फ एक इंसान का आंसर करेक्ट हुआ है, दोनों, ठीक है? आर्या आर्या का आंसर करेक्ट है, हस्तांश का आंसर करेक्ट है, ठीक है? अंजलि 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 चलो, प्रियन ने sp3 sp2 भेजा है। प्रियन, अच्छा गाइस सब भेजो यार, तो थोड़ा ऐसा भेजो। देखो श्रुति ने कितना अच्छे से भेजा है, B2H6 का sp2, B का sp3, O का sp2। श्रुति ऑल्दो सारे के सारे रॉन्ग हो चुके हैं, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से भेजा है, तुमको मिलते हैं ज्यादा मार्क्स, ठीक है? ऐसे आपको भेजना है, ठीक है? श्रुति थिंक अबाउट इट, क्या गड़बड़ हुआ है? हस्तांश करेक्ट, ठीक है? अभी इंटरेस्टिंग बात है, मेरे लिए ये एक चीज समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, आप लोगों को कितना पता है कितना नहीं पता। एंड मेरे को सडनली लग रहा है कि आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा इशू है। तो एक बार जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जस्ट सर केमिकल बॉन्डिंग क्या पढ़ा था ना वो? हाँ वही बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी सब लोग है ना, थोड़ा सा एक चीज ध्यान से देखो। केमिकल बॉन्डिंग में है ना, हम लोगों ने सबसे पहले जो बात किया था लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर की किया था कि कैसे कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अपन क्या बोलते थे कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो एक एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमको उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डीपन करना था, तो फिर लोगों ने डिस्कस किया कि देयर कैन बी सम, मतलब जो एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करके थ्योरी आई, ठीक है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या हुआ था कि उन्होंने सोचा कि यार कहीं जो है ये जो जो एटम्स है, एटम्स के अपने अपने ऑर्बिटल है, ठीक है? तो हम लोगों ने एटम्स के अंदर sp-df ऑर्बिटल्स तो डिफाइन कर दिए, लेकिन हम ये नहीं डिफाइन कर पाए कि sp-df ऑर्बिटल दूसरे एटम के sp-df ऑर्बिटल के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है? तो ऐसे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया, और जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबको याद होगा कि CH4 जब हम लोग डिस्कस करते थे, तो CH4 के लिए हम लोग बोलते थे कि आप एक काम करो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो कार्बन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, करेक्ट? अगर मैं आउटरमोस्ट शेल को ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास ये कार्बन कुछ इस तरह दिखेगा। ओए क्या बनाया मैंने? अच्छा कोई बताओ जरा, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, मैंने कौन सा रूल यहाँ पे ब्रेक किया? उस रूल का नाम क्या है? सर होल्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन। दोनों रूल हंस रूल ये या मैंने सर होल्स रूल ऑफ मैक्सिमम हंस मल्टीप्लिसिटी। रूल सर, एक एक पहले सबको एक एक फिल करना पड़ेगा। करेक्ट, वो हंट्स रूल था। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? सर अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज फिल होना चाहिए वो, एनर्जी लेवल के हिसाब से। बट यहाँ पे sp2 के सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होगा, इसलिए वो रूल इसमें अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ हंट्स रूल लगेगा, हाँ सर। ठीक है, शॉर्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका कार्बन का स्ट्रक्चर। अब कार्बन जब बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्डिंग में जाने के पहले कार्बन एक एक्साइटेड स्टेट में जाता है। उस एक्साइटेड स्टेट को मैं C स्टार ऐसे बना रहा हूं, ठीक है?
जब एक्साइटेड स्टेट में जाना है तब क्या करेगा कार्बन? कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर देगा। अनपेयर क्यों करेगा? क्योंकि कार्बन चाहता है मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म हो। दैट्स व्हाई कार्बन की वैलेंसी को हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। सो आपके 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, आपके 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आप लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हो डेरिवेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के तरफ। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने बोला कि हाइड्रोजन जो है ये कौन सा ऑर्बिटल में 1s 1 सारे के सारे, 4 अलग हाइड्रोजन आए, अपना अपना खाली ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन लेके बोले चलो शेयर करते हैं। शेयरिंग हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे अंदर में 1 इलेक्ट्रॉन था, सॉरी सबका, और बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में 4 बॉन्ड बने। ठीक है, तो CH4 मॉलिक्यूल को सबसे पहले डिफाइन किया गया कि अच्छा CH4 जो है आपका इस तरह से 4 बॉन्ड फॉर्म किया। अब सवाल ये उठता है C और H के बीच में एंगल क्या है? ठीक है, उसके बाद ये सवाल उठता है C और H बॉन्ड, इसकी जो स्ट्रेंथ है कि यह चारों के लिए सेम होगी। तो जब आपने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो मिला कि सारे के सारे CH बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं, उनको तोड़ने में इक्वल एनर्जी लगती है। तो अगर हम यहाँ पे इस एटम के बॉन्डिंग को ऑब्जर्व करें तो बॉन्डिंग में आप सोचो दिस इज एन SS बॉन्ड। ठीक है, दिस इज एन SP बॉन्ड, दिस इज एन SP बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो एन SP बॉन्ड। अब S और P ऑर्बिटल में आप कुछ तो फर्क जानते हो कि S ऐसा है, P जो है इस तरह से। अब आप इमेजिन करो P के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है, अगर मैं न्यूक्लियस की तरफ से देखूं तो जैसे ही आप दूर जाते जा रहे हो तो P की इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज थोड़ी दूर है एज कंपेयर टू S। तो S जो है इसका कैरेक्टर जब ज्यादा हो, किसी भी बॉन्ड में ज्यादा S प्रेजेंट हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो बॉन्ड का जो लेंथ है वो कम हो जाता है। S कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है। ठीक है, और P कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। और पता नहीं मुझे क्यों तो D के बारे में ऐसी कोई डिस्कशन ज्यादा होती नहीं है, तो मैंने कभी ऐसी बात तो सुनी नहीं है। अब आ जाते हैं वापस इस बात पे, हम लोग थोड़ा हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि VBT जो था, VBT में किस हिसाब से बॉन्डिंग डिफाइन की गई। लेकिन VBT का सबसे बड़ा जो फ्लॉ था वो यही था कि वो ये नहीं बता पा रहा था कि ये सारे बॉन्ड जो है, ये सारे बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के कैसे है जब अलग अलग ओवरलैपिंग है। यहाँ पे SS ओवरलैपिंग है और यहाँ पे 3 SP ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो इस थ्योरी के जस्ट बाद एक थ्योरी आई, उस थ्योरी का नाम था, किसी को याद है? VSEPR का फुल फॉर्म अपने अपने चैट बॉक्स में लिख के भेजो जरा। VSEPR का फुल फॉर्म वैलेंस बोलना नहीं दोस्त, बोलना नहीं बस आराम से सबको लिखने दो प्लीज। ये थ्योरी का जो नाम है ना दोस्त, सीधा बता रहा हूं, इस नाम में पूरी थ्योरी का डेफिनेशन है। इससे ब्यूटीफुल नाम नहीं है यार कहीं पे। एकदम क्लियर कट बता दिया ये थ्योरी क्या बात करने वाली, बहुत ही अच्छी थ्योरी है। VBT का इशू ये था कि VBT ने कहीं पे भी कंपाउंड के ज्योमेट्री या शेप के बारे में बात नहीं किया। VSEPR थ्योरी ने कंपाउंड की स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के बारे में बात किया। ठीक है, VSEPR थ्योरी का फुल फॉर्म होता है सब लोग अपने आंसर्स चेक कर लो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगर आपको VSEPR थ्योरी का नाम पता है, आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट पता है। ये कहना क्या चाहता है?
ये कहना चाह रहा है जो वैलेंस शेल है, मतलब आपके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन अकेला तो रहता नहीं है, पेयर्स में रहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है इनके बीच में रिपल्शंस जो अकर हो रहे हैं, that is being defined in this theory, ठीक है, and that repulsions are being used to judge the shape of that compound. अब आप इमेजिन करो कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में चार बॉन्ड्स ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। अब आप इमेजिन करो ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। बेसिकली क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो मतलब ये इलाका जो है, ये इलाका बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आसपास ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर पूरी सिटी में, मतलब दिस होल एरिया इज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, कहीं भी हो सकते हैं, वो कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से वो पूरा का पूरा डेंसिटी मूव कर सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है दे आर ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड, सो दे विल हैव अ रिपल्शन विद अनदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो जब हमको ये रिपल्शंस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा 3 डायमेंशनली सोचना होगा। अब जब आप 3 डायमेंशनली सोच रहे हो तो आपको कहीं से शुरुआत करना होगा, तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद अ नॉर्मल यूनिडायरेक्शन एंड देन मूव ऑन टू 3 डायमेंशन। लेट्स से मेरे पास 2 एटम है, ठीक है, और इनके बीच में जब भी बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड कैसा होगा, नॉर्मल है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं भी हो कैसा भी हो, इट विल ऑलवेज बी अपन है ना सबके ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो ये जो बॉन्ड होगा ये कैसा होगा, ये इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी इस टाइप की, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर ही होगा, कुछ है ही नहीं, दोनों एटम है, दोनों आपको दिख रहे हैं, ठीक है। मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ड्रॉ तो क्या ही करे इसमें। गेम चेंज होता है जैसे ही आपके मार्केट में 2 एटम होते हैं। अब मुझे बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या है, अभी भी लीनियर है, क्योंकि पहला जो था जब नया बॉन्ड फॉर्म हुआ तो नया बॉन्ड एग्जैक्टली वैसे फॉर्म होगा जिससे कि आपके दोनों जो एटम्स है वो अपोजिट साइड में रहे, एक दूसरे से इतना दूर रहे कि रिपल्शन मिनिमम हो, ठीक है, तो इट्स अगेन लीनियर। अभी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं। अब अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव टू गो आउट ऑफ 2 डायमेंशंस, है ना। अभी तक क्या 2 डायमेंशन एक्स और वाई पे ही चल रहे थे, सॉरी सिंगल डायमेंशन ही बोलेंगे ना, ये तो लीनियर ही है जो भी है, दूसरा तो डिफाइन नहीं हो रहा। अब अपन जा रहे हैं 2 डायमेंशन में, अब हमारे पास एक्स वाई दोनों है। प्लीज इसको है ना थोड़ा ढंग से समझ लेना, क्योंकि वैसे एक बार की चीज है, एक बार अगर आपके दिमाग में क्लियर बैठ गया ये क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, तुमको हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऐसा मिली सेकेंड्स लगेंगे सोचने को। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्राइगोनल। अभी ट्राइगोनल भी है और सारी एक ही प्लेन में है, तो ट्राइगोनल प्लेनर
ये ज्योमेट्री है आपकी जनरली sp2 वाली। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी है ट्राइगोनल प्लेनर। अब आप इमेजिन करो, दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर यू आर थिंकिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज डज नॉट हैव टू बी जस्ट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कैन ऑल्सो बी अ लोन पेयर। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज लोन पेयर है तो थोड़ा सा गेम बदल जाता है। बदलता ये है कि आपके पास ज्योमेट्री तो है, ठीक है, लेकिन आपके पास स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर यानी वो होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंट में आप ऐसा सोचो स्पेक्ट्रोस्कोप से लिटरली देखा जाए। अगर आप इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है, दैट्स अ प्रोसेस जो आप ग्रेजुएशन करोगे तो आप देखोगे, तो उसमें आपको लिटरली एटम्स की पोजीशन दिखती है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है, ये ऐसा जो कंपाउंड होगा जिसमें एक लोन पेयर होगा और दो बॉन्ड्स होंगे, इस टाइप का कंपाउंड, क्या ज्योमेट्री तो मैं अगेन क्या बोलूंगा, ट्राइगोनल प्लेनर ही है। ज्योमेट्री तो इसी बात पे बेस्ड है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी बेंट। ठीक है, क्योंकि आपको दिखेगा क्या, आपको दिखेगा कंपाउंड ऐसा है। ऐसा क्या बोला, सॉरी मुझे सुनने नहीं आया। H2O का स्ट्रक्चर भी बेंट ही रहता है। H2O का बेंट होता है, लेकिन इस वाला बेंट नहीं होता। H2O के केस में बेंट होता है बिकॉज ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट इसमें आएंगे। तो अभी तक देखो, याद से ध्यान से देखो ऊपर, फर्स्ट मैंने बात किया था अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो, दिस केस इज जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो। ठीक है, एंड ये जो दोनों केस है जब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो। आप लोग एक काम कर सकते हो, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे उसके बारे में सोच सकते हो। क्या होंगे एग्जाम्पल्स फॉर अ कंपाउंड which has 2 bond pairs and 1 lone pair? इधर से आओ, पहला वाला देखो, सबसे पहला वाला 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या होगा इसका एग्जाम्पल? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, बिल्कुल। दूसरा वाले का कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन हो सकता है के ऊपर। हाँ सर। और क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है ना? सर पूरा का पूरा हेलोजन फैमिली हो सकता है। और क्या हो सकता है? कोई और कंपाउंड हो सकता है क्या? कोई हेलोजन फैमिली का तो चलो समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना होता है, तो वैलेंसी 1 है, तो समझ में आ रहा है। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी समझ में आ रहा है बात। HCl बोल सकते हो आप इसमें। NaCl। NaCl साला प्रॉब्लम ये है, वो आयनिक कंपाउंड है। ये हम लोग जिसकी बात करें ये सारे कोवैलेंट है, पेयर होंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन दो एटम के बीच में रहेगी। इसीलिए जब आप लोग डेफिनेशन पढ़ते हो, आयनिक कंपाउंड का डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो आयनिक कंपाउंड को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल आयनिक बॉन्ड। अगर बोलोगे आप तो आयनिक बॉन्ड को बोलोगे नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, और कोवैलेंट को बोलोगे
डायरेक्शनल बॉन्ड। आप ये कॉन्सेप्ट समझो, ये जब डिफाइन करते हो तो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें ये दो एटम ने डिसाइड कर लिया है कि हम बॉन्ड करेंगे, तो ये एटम का जो बॉन्ड इस एटम के साथ होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो एटम रहेगा। लेकिन जब आप आयनिक कंपाउंड को स्टडी करते हो तो हम लोगों ने देखा था एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया था कभी तो भी मैंने, ऐसा कि क्यूब टाइप बनता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद आ रहा है? ऐसा मैंने कुछ बनाया कभी? कभी तो बनाया ही होगा यार। NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ Na प्लस है, यहाँ Cl माइनस है, यहाँ Cl माइनस है, इधर भी Cl माइनस है। अब कुल मिला के देखो तो एवरी Na एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऊपर, एक ऊपर, पेज खत्म हो गया, और एक नीचे। तो एवरी सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस। सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल। कोवैलेंट में डायरेक्शन मैटर करती है। एक बार एक किसी डायरेक्शन में बॉन्ड बन गया तो बन गया, ठीक है। अपन कहाँ पे थे? हम लोग बात कर रहे थे एग्जांपल्स की। यस, अरे यार पेन की ये लिस्ट बड़ी क्यों नहीं हो रही? ठीक है, HCl भी एक एग्जांपल है। तो मैं बोल रहा था और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, कौन से एग्जांपल नहीं हो सकते। हैलोजन फैमिली के कंपाउंड, इस टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन में एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हैलोजन फैमिली हैज टू बी बॉन्डेड विथ ओनली वन एटम, इट कैन नॉट बॉन्ड विथ मोर देन वन एटम, ठीक है। तो इस टाइप का जो कंपाउंड है इसके बारे में थोड़ा सोचते रहना, ठीक है। ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं, क्योंकि बाकी आप जैसे बीच में कहीं पे आओगे वैलेंसी 3 हो जाती है, 2 हो जाती है, ठीक है। बोरॉन की बात करो, एल्यूमिनियम की बात करो, कार्बन की बात करो, इवन नाइट्रोजन की बात करो, तो मैं यहाँ पे हाँ इसमें N2 को डाल सकता हूँ, O2 को डाल सकता हूँ। आप समझ रहे हो? अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आप बोल रहे कि 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है लेकिन एक सिग्मा है और एक पाई है। तो व्हेन वी आर मेजरिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, तो हम लोग उन इलेक्ट्रॉन पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे? या तो वो एक सिग्मा बॉन्ड हो या तो फिर एक लोन पेयर हो। इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे डिफाइन होंगे। तो वी आर नॉट इंक्लूडिंग पाई बॉन्ड, तो दिस ज्योमेट्री इज देयर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। सेकंड का एग्जांपल क्या हो सकता है? CO2 CO2, और बताओ भाई, ऐसे ऐसे कितने कंपाउंड है जिसमें सर BF3 BF3 नहीं, दो सेकंड में तो नहीं हो सकता, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है। BeCl2 BeCl2, बहुत ही बढ़िया। XCF2 X, CF2 XC xenon। तो XCF2 में एक चीज ध्यान देना, Xc के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। अगर फ्लोरीन के साथ Xc को बॉन्ड करना है तो फ्लोरीन तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के साथ, 2 बॉन्ड बने। XCF2 में XCF के 2 बॉन्ड बने, लेकिन पीछे 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 लोन पेयर बैठे हुए हैं, तो वो 3 लोन पेयर भी आपको इंक्लूड करना होगा इलेक्ट्रॉन पेयर में, करेक्ट। तो वो ये कंपाउंड नहीं हो सकता XCF2। आपको ये चीज सोचना जरूरी है कि इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं ना, आते हैं अपन At उसको, 60 आते टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ? आगे बढ़े। इसके और एग्जांपल देखे पहले। जस्ट सोचो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कंपाउंड को रिकॉल करना सीखना होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट knowing about some beautiful compounds,
ठीक है, उनका बिहेवियर बहुत ही यूनिक है और ऐसा भी नहीं बहुत एक्सटेंसिव है, ठीक है, बहुत एक्सटेंसिव भी नहीं है कि एकदम भसड़ कर दिया कार्बन ये ऑर्गेनिक टाइप कि जनरल लिखना पड़े। BeCl2 की अगर मैं बात करूं, इतना प्यारा कंपाउंड है, ऐसे तो लीनियर दिख रहा है लेकिन इट एग्जिस्ट इन अ क्या कहते हैं आप उसको, क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है। अब जब वो क्रिस्टल फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में जब होता है तो बेरिलियम जो है, बेरिलियम का एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचना, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा सोचो क्या होगा। एटॉमिक नंबर क्या है बेरिलियम का, बता दो जरा, मुझे नहीं पता। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है ना। 4 का मतलब क्या है, 1s2 2s2 1s2 2s2। अब इमेजिन करो यार, ये जब बॉन्डिंग कर रहा है, ये कितना बेचारा गरीब है। 2 इलेक्ट्रॉन है, पी ब्लॉक पूरा खाली बैठा है उसका। उसने बोला कि अरे बॉन्डिंग करूंगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को बोला दोस्त तू दूसरे में जा, बॉन्डिंग करेंगे। 2 बॉन्ड बनाया है, इसके बाद भी 2 खाली है। तो वो 2, डाइमर में रहता है ना। यस, डाइमर में नहीं है वो, अभी वो पॉलीमर में जाएगा, रुकना। तो इसके पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल्स है। तो एक काम करते हैं, बना देते हैं। BeCl2 में क्या हो रहा है, 2 वेकेंट ऑर्बिटल है और दोनों वेकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है मतलब। करेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा है कि BeCl2 जब एग्जिस्ट करेगा एज अ कंपाउंड, तो वो एज अ सॉलिड, तो वो इस फॉर्म में रहेगा। क्रिस्टल फॉर्म में। जब वो क्रिस्टल फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में रहेगा, क्रिस्टल एक बार कंफर्म करना होगा, हो सकता है पाउडर्ड फॉर्म में भी रहे। ठीक है, तो ये है BeCl2 का स्ट्रक्चर। ऐसे तो लीनियर है लेकिन आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब सुपर डिफिशिएंट है, बेचारे का 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BeCl2 छोड़ के और कोई एग्जांपल याद आ रहा है क्या? NO2। MgCl ना, MgCl होगा। MgCl2 तो यार आयनिक कंपाउंड है, तो अपन उसको नहीं गिनेंगे। NO2 के बारे में सोचा जा सकता है। NO2 आप इमेजिन करो, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है अपने आउटरमोस्ट शेल में। ठीक है, अगर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और NO2 बना माइनस चार्ज आएगा है, सर। NO2 ये N 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता ना बिना कोऑर्डिनेट, NO2 मतलब चार्ज माइनस लिए। हाँ, वही बोल रहा था मैं। है ना, NO2 माइनस, तो NO2 माइनस भी अगर होगा सर उल्टा बना है ना तो आप समझ कोऑर्डिनेट पा बॉन्ड। रहे हो कि यार उल्टा बनाया। वो देगा ना लोन पेयर। अच्छा, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहेगा क्या? सर नाइट्रोजन पे ही देगा माइनस ना। चार्ज आने। ऐसा होगा क्या, सर या फिर ऐसा होगा? सर नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज होगा तो फिर ओ देगा, और नाइट्रोजन के पास नहीं है तो O पे माइनस। हाँ, ऐसा दे सकता हूँ, ऐसा है ना। ऐसा ही है। ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये नीचे वाले का एग्जांपल दिख रहा है राधा देन ऊपर वाले का? नहीं, वो ये नहीं, बेंट जाएगा। वो बेंट होगा और ये वाला होगा, देख रहे हो? ये नहीं है वो, नीचे वाला है। लास्ट वाला है वो। यस, प्लेनर है वो। तो अपन उस पे आते हैं थोड़ी देर में। इसको एक काम करता हूँ, इतना अच्छे से स्ट्रक्चर बना लिया है तो उठा लेते हैं इसको। आई लव दिस यार, टेक्नोलॉजी है ना, आह
ये चीज मैं ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे या किसी बोर्ड पे नहीं कर पाता। स्मार्ट बोर्ड होता तो शायद कर लेता, बट मेरे को लगता है बोर्ड बहुत आउटडेटेड चीज हो गई अब। हाँ, आ जाओ अभी BeCl2 और कोई कंपाउंड आए दिमाग में तो सोचना इसके बारे में, सर ठीक है ना? BeH2 फिर B CF BH2 हो सकता है, और क्या बोला? फिर ये CF करेक्ट, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कार्बन फैमिली का और भी कोई है क्या नीचे? कार्बन फैमिली में कौन है? केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। केमिस्ट्री सिलिकॉन, सिलिकॉन ऐसा कुछ डबल बॉन्डेड फॉर्म करता है क्या? सिलिकॉन आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा ना। सर SiO2 बनाता है वो शायद। बनाता तो है, SiO2 बनाता है हाँ। सर बट वो नेट फॉर्म होता है ना। हाँ, SiO2 क्या होता है कि वो इंटरकनेक्टेड होता है, अपन अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। कार्बन सिलिका वो थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसा एग्जिस्ट नहीं करता। चलो आगे बढ़ते, कोई नहीं, और आए तो सोचना और इस सर चीज को अपने आप जर्मेनियम से बनना। ऑक्साइड। जर्मेनियम ऑक्साइड GeO2 नहीं? यस सर। एक बार पता कर ले दोस्त, मेरे को पता नहीं कि ये क्या है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है। GeO2, हाँ इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है एकदम सीधा सीधा प्यारा सा, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, ब्यूटीफुल। फिर SnO2 भी होगा। तो भी देखना पड़ेगा। नहीं सर, आई गेस SnO2 मतलब Sn+4 ऑक्सीडेशन में रहता है। SnO2 भी ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन SnO2 और भी तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। आप देखो क्रिस्टलाइन SnO2 दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज अ क्रिस्टलाइन SnO2, ठीक है। और ये जो लग रहा है ये अकेला SnO2 लग रहा है, तो अपने को सबसे पहले टिन ऑक्साइड के बारे में, सॉलिड स्टेट में मेरा पड़ा है। सॉलिड स्टेट में पड़ा रहेगा। कैसिटराइट है SnO2, टिन का और है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही ऐसा दिया हुआ है। तो सॉलिड टिन ऑक्साइड जो है देख रहे हो क्रिस्टल फॉर्म में रह रहा है, और वो क्रिस्टल फॉर्म में है तो इट्स नॉट सीधा सीधा SN डबल बॉन्ड O, ठीक है। एंड इसका आप देख लो ना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या दिख रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1600 डिग्री, जबरदस्त अच्छा वाला स्ट्रक्चर है। 1630 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है, एंड बॉइलिंग पॉइंट है 1800 to 1900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेक्निकली इट्स सबलाइम्स, क्योंकि ज्यादा उतना पता नहीं चलता उतना हाई टेम्परेचर पे। ये सॉलिडिफाइड लिक्विड है ना सर? नहीं नहीं, सॉलिडिफाइड लिक्विड कहाँ लिखा है, ऐसा लिखा है क्या? सर ये BCC वाला स्ट्रक्चर है ना, BCC विद FCC है शायद वो। फेस देखो सेंटर पे नहीं अभी बॉन्ड। यहाँ देखो, ये जो है ऑक्सीजन जो है वो रेड कलर का है, ठीक है। ध्यान से देखो सब लोग, आप लोग सिर्फ व्हाइट बॉल के पर्सपेक्टिव से देखो, तो व्हाइट बॉल में एक व्हाइट बॉल सेंटर में रखा हुआ है, बाकी सारे व्हाइट बॉल जो है कॉर्नर्स पे है। तो दिस इज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन जो बैठा हुआ है, ये कहाँ बैठा हुआ है, ये कौन से वॉइड में बैठा हुआ है, ये आपको सोचना। टेट्राहेड्रल करेक्ट, वो 4 बॉन्ड बना ही रहा है सीधा सीधा, उसके पास 2 लोन पेयर है, तो उसको एक टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा हुआ है। तो टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं BCC स्ट्रक्चर में? 8 ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो नहीं, 6। ऑक्टाहेड्रल ज्यादा नहीं होते, ऑक्टाहेड्रल कम होते हैं। ऑक्टाहेड्रल 4 हो गया और टेट्राहेड्रल सॉरी 8 हो गया। उल्टा। करेक्ट, ऑक्टाहेड्रल 4 होंगे, टेट्राहेड्रल 8 होंगे, एंड हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हाफ नहीं है यार, कितने ऑक्यूपाइड है, 6 सर ऑक्यूपाइड 6 ऑक्यूपाइड है सर, बट वो ऑक्सीजन है क्योंकि एक जगह पे वो 2 से कनेक्टेड है और एक जगह वो 3 से कनेक्टेड है। रेड वाला अगर आप ऑक्सीजन बोल रहे हो तो वही मैं सोच रहा हूँ, ये तो गड़बड़ हो गया ना। वो 10 होना चाहिए ना फिर। नहीं, टिन तो कॉर्नर वाला ही है, क्योंकि कॉर्नर वाले देखो 4 बॉन्ड बना रहा है। सर 10 का +2 +4 दोनों होता है ना, हाँ तो इसलिए वो कॉर्नर पे है ना, 4 बॉन्ड बनाना है, तो ऑक्सीजन 4 बना ही नहीं पाएगा। 2+4 है वो तो ठीक है, लेकिन जैसे सिंगल बॉन्ड में जाएगा तो ज्यादा बॉन्ड इसमें नहीं बनाएगा। तो शायद ओवरऑल नेट चार्ज बैलेंस हो रहा रहेगा, ऑक्सीजन प्लस चार्ज लेके सिलिकॉन के ऊपर कहीं मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाइट बॉल में शायद बॉन्डिंग ही नहीं हो।
एक्चुअली पता है कैसी होगी बॉन्डिंग, इमेजिन करो सब लोग इस पे। सर व्हाइट बॉल मतलब ऑक्सीजन ना, तो पर वो ऑक्सीजन जुड़े नहीं है ना दोनों एक साथ। ये जो है ना, ये आगे वाले स्ट्रक्चर में किसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ये वाला पीछे वाले किसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, तो फिर SN कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर बट फिर बीच वाला SN 6 बॉन्ड बना रहा है। 20 वाला। हाँ यार, वो तो ऐसे नहीं होना चाहिए यार, 6 बॉन्ड बना रहा है वो। 6 बॉन्ड नहीं बना रहा, वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। ऐसा वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ही बना रहे होने चाहिए। हाँ वो सब कॉर्नर पे कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगे, क्योंकि 4 क्यूब और आएंगे ना, मतलब ऊपर नीचे अरे। पीछे पास। तो अपन इस बॉन्ड को, इसके बारे में और कुछ दिया है हमारे पास? कुछ नहीं दिया। कैसेटराइट के बारे में देख लेते जाके सीधा। सर लिखा था पीछे, क्या लिखा था? सर स्ट्रक्चर में लिखा है देखो। Tin oxide 4 crystallizes as rutile structure. As such, tin atoms are 6 coordinate and the oxygen atoms 3 coordinate. Oh, 6 coordinate coordination number types. और ऑक्सीजन का 3 है। SnO2 is usually regarded as oxygen deficient N-type semiconductor. Interesting. ऑक्सीजन deficient है, तभी ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं। Hydrous form of SnO2 have been described as tannic acid. Such a particle appears to be hydrated particles of SnO2 where composition reflects the particle size. Rutile structure क्या था? Rutile का structure यही है। Rutile का structure unit cell of a rutile titanium atoms are grey, oxygen atoms are red. ये देखो उसका extended form भी दिया हुआ है। तो इसको बॉडी सेंटर्ड का कुछ दिया है यहाँ पे। देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में क्या दिया है? टेट्रागोनल यूनिट सेल। The titanium cations have coordination number 6, meaning they are surrounded by an octahedron of 6 oxygen atoms. The oxygen anions have a coordination number of 3, resulting in trigonal planar coordination. तो जो रेड है, रेड ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये जो व्हाइट है, व्हाइट तुम्हारा टाइटेनियम है। इन दिस केस SnO2 में वो SN है, ठीक है। The oxygen anions have a coordination number of 3, resulting in a trigonal planar coordination. Rutile also show a screw axis when its octahedra are viewed sequentially. खत्म हो गया, अपने सिलेबस के बाहर चले गए पूरा, ठीक है। इधर तक ही खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने कहानी पे। मैं एक काम कर रहा हूँ, सॉरी यार, ये बोरैक्स बीड का मैंने तब खोला था, इससे पहले कि मैं बंद कर दूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रोसेस, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का। तो इसका मैं अभी यहाँ पे लिंक डाल रहा हूँ, मुझे याद दिलाना अपन क्वालिटेटिव एनालिसिस के वक्त लिंक को अप्रोच करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर बहुत वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मल्टी एटम वाले स्ट्रक्चर में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में घुसने के पहले सिंगल यूनिमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स को पहले स्टडी करना है, ठीक है। तो नहीं तो लाइफ में क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो फिर सोच नहीं पाओगे ज्यादा। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एग्जांपल लिख सकते हो? सर हाँ, वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट एन टाइप सेमीकंडक्टर नहीं समझे, एक बार बताओ ना। अबे यार क्यों कर रहा है ऐसा? केमिस्ट्री से तुम्हें को फिजिक्स की तरफ ले जा रहा है। एन टाइप होता है इलेक्ट्रॉन रिच
और ऑक्सीजन डिफिशिएंट का मतलब ये था कि ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड बनाने पड़ रहे थे। ऑक्सीजन की यूनिट टेंडेंसी नहीं है ना कि वो 3 बॉन्ड बनाए, उसकी बेसिक टेंडेंसी क्या है कि ये 2 बॉन्ड बनाए, लेकिन ऑक्सीजन की बात ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उतने ऑक्सीजन थे नहीं, तो ऑक्सीजन को एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना पड़ा। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑक्सीजन डिफिशिएंट। इट्स अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो क्या होता है कि जो तुम्हारे पास जब वो सेमीकंडक्टर में जंप कर करके आगे जाता है, तो या तो होल आगे जाता है जंप करके, या फिर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जाता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जब जंप करके आगे जा रहा है, कि आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो जंप कर करके आगे आगे जा रहा है, तो हम उसको इलेक्ट्रॉन रिच या एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। सो हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ट्राइगोनल प्लेनर है। AlCl3 एक एग्जांपल है इसका। NO2 माइनस है। और कोई एग्जांपल याद आ रहा है? BF3 भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। NO2 जो है इसको यहाँ पे नहीं डालते, NO2 को नीचे वाले में डालते हैं। सर तो कार्बीन टिपिकली वो नीचे वाले का एग्जांपल। ओह इंटरेस्टिंग। नीचे वाले के लिए सर, वो लोन पेयर वाला। हाँ सर, हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बन भी हो जाएगा। वेकेंट ऑर्बिटल तो एनीवेज उसका क्या ही हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। इंटरेस्टिंग, कार्बन होगा। काफी पता है, मैं ये चैप्टर कभी पोर्शन खत्म होने के बाद नहीं पढ़ा था, ये पोर्शन शुरू होते वक्त पढ़ा था। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। आप लोगों को कंपाउंड्स पता है, नाउ यू आर एबल टू प्लेस देम हियर। ये भी एक गेम है। चलो आगे। अब आप लोग सोच सकते हो इन सब के बारे में, या आप आई होप सब लोगों को ये फील आना शुरू हो गया कि अब आप कंपाउंड देखते ही आपके दिमाग में ये खटाखट दौड़ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। तो आपने 2 डायमेंशनल का पहला स्टेप क्रैक कर दिया। यू आर एबल टू इमेजिन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो अब 3 डायमेंशनल पे चलो। सो एक सेकेंड होल्ड करो। अभी ऐसा सोचो कि अब ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर कंपाउंड है, सेंटर में आपका एटम है, ठीक है। एक इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड। तो मैं ट्राइगोनल प्लेनर बता कैसे रहा हूं? इस तरीके से, ठीक है। अब ये ट्राइगोनल प्लेनर से अब आपके पास आ रहा है एक नया बॉन्ड। तो ये जो प्लेनर ऐसा कंपाउंड है, ऊपर से जब आपका इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा आएगा, तो ऊपर से जब बॉन्डिंग होगी तो ये पूरा जो प्लेन में है वो नीचे ऐसा नीचे जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसा नीचे जाएगा तो इट विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको जो चौथा स्ट्रक्चर इमेजिन करना है वो ऐसे इमेजिन करना है कि एक ऊपर से है और 3 नीचे, ठीक है। तभी आप इमेजिन कर पाओगे। उसके बाद बाकी तो फिर सॉल्व करते हुए आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया सबको? तो हम जब इस कंपाउंड को ड्रॉ करेंगे, सिंस हमको वेज डैश स्ट्रक्चर पता है, आई विल गो बाय आईफिल टावर जैसे है ना सर। यस। बस सारे साइड इक्वल है, ठीक है।
आपके पिरामिड दिख रहा है, दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन। ये जो ज्योमेट्री का नाम है दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल। अब आप इमेजिन करो ये जो अब स्ट्रक्चर है, अब मेरे को नहीं लगता आप लोगों को कहीं पे वो इश्यू है कि अच्छा अब इसके एग्जाम्पल कहाँ से लाए। टेट्राहेड्रल के एग्जाम्पल सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज जितने भी थे वो टेट्राहेड्रल के एग्जाम्पल है। sp2 हाइब्रिडाइज जो है दे आर एग्जाम्पल ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर। सबको अब ये चीज तो याद आ रहा है, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आप स्ट्रक्चर इमेजिन कर पा रहे हो तो फिर तो गिनती करनी है ना यार। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है sp2, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है sp3। कहां से आया sp2 sp3? हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि जब बॉन्डिंग हो रही थी तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गया and they mixed to form 4 orbitals of equal energy। तो इसलिए उनको बोलते हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। they were 4 sp3 ऑर्बिटल्स। क्यों sp3? क्योंकि एक s और 3 p से मिलकर बने 4 sp3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो sp3 कब होगा? जब भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे या 4 बॉन्ड पेयर होंगे, सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर रहे तो आप बोलोगे sp3। सेंट्रल एटम के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रहे तो आप बोलोगे sp2, ठीक है। सिर्फ आपको ज्योमेट्रीज बताऊंगा, ठीक है, और अब हम उनका सिर्फ नाम लिखते जाएंगे बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप इज, अपने को ने ऑलरेडी कंपाउंड तो देखा ही है इसलिए मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई कंपाउंड वापस बताना है, लेकिन द नेक्स्ट वन इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है इसमें ये जो 3 होते हैं, 3 एक प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के बाहर ऊपर होता है और एक प्लेन के बाहर नीचे होता है। सो व्हेन यू हैव 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फॉर्म होगा। अगर आपके पास 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नाम क्या होगा बताओ जरा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है अगर वो होता है तो स्क्वायर बाइपिरामिडल इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल का। सर बाय नहीं, सिर्फ पिरामिडल है शायद। स्क्वायर पिरामिडल। अगर नीचे का एक लोन पेयर हो जाएगा तो स्क्वायर पिरामिड। बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। इमेजिन करो एक पिरामिड है ऊपर, सर यस
सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में वो इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन का भी कुछ तो रहता है ना, वो एक बड़ा रहता है और एक छोटे रहते हैं। आते हैं ना वो दो, सब में रहता नहीं सब में नहीं रहता, आते हैं। 2 मिनट रुक जा, मेरे को है, जो एग्जांपल भी जिसमें दोनों रहता है ना उसमें रहता दो है, जिसमें भी सर पिरामिडल रहता है और पिरामिडल रहता है उसमें रहता ही है ना लोन पेयर और इसका पोजीशन डालने का। मैं वही बोल रहा हूँ ना, एग्जांपल लेने दे मेरे को, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अभी आपके पास ये 2 कंपाउंड है, ये तीनों को एक साथ देखते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल भी देखते रहो क्योंकि कहीं ना कहीं आएंगे। ये 3 के अब मुझे एग्जांपल्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर बाइपिरामिडल से शुरू करते हैं। सर XEF6 XEF6 हाँ सर SF6 होगा। XEF6 का डिसऑर्डेड डिस्टॉर्टेड, हाँ ऑक्टाहेड्रल है। डिस्टॉर्टेड होता है, वो लोन पेयर अंदर इस- मिलता है लेकिन हाँ। स्ट्रक्चर सेम रहता है। इसका सर SF6 ज्यादा इजी है। करेक्ट, SF6 होगा। सादा सल्फर के सीधे 6 बॉन्ड, बहुत अच्छे। PBr6 माइनस भी हो सकता है। तो अब आपको ऊपर वाले में PBr5 दिख रहा है क्या? हाँ उधर PCl5 भी बन सकता सर XeOF4 सर MOCO6 भाई MOCO6 क्यों ढूंढ के निकाला तूने? वो गूगल पे इतना ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। कॉम्प्लेक्स है वो। नहीं, बट कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स भी है, ऑक्टाहेड्रल भी है। फिर तो श्योर है XeOF4। XeOF4 श्योर है हाँ क्या? यस सर। परफेक्ट। वो सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल हो जाए ना, 6 की तरह है बाजू में। अरे 5 तो ही है। वो लोन पेयर के साथ वाला भी एग्जांपल ले रहे हैं शायद। सर सारे एग्जांपल्स ले रहे हो ना आप? हाँ सारे। तो इसका जो हाँ होगा सर। स्ट्रक्चर, इसका हो जाएगा पिरामिडल। सब लोगों को समझ में आ रहा है क्यों पिरामिडल होगा? क्योंकि Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऑक्सीजन के साथ गए बॉन्डिंग में, 4 फ्लोरीन के साथ गए, 6 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। अब जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ठीक है, और आपके पास कंपाउंड है ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड जो है इसकी सारी की सारी जो पोजीशंस है इक्विवेलेंट पोजीशन है। इक्विवेलेंट का मतलब सबका जो आप कहो एंगल है, ये देखो 90 डिग्री। ठीक है, इनका जो है 90 डिग्री, ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ 90 डिग्री, इधर वाले का इधर के साथ 90 डिग्री। सारे के सारे ऑक्सीजन एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल दूर है। ठीक है, तो अगर वो 90 डिग्री एंगल दूर है तो आप सोचो कि आपके पास तो आपके पास इक्वल रिपल्शन है किसी भी डायरेक्शन में आप रहो। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में आप लोन पेयर को किसी भी एक जगह लगा दो। अब जैसे आप किसी एक जगह लोन पेयर को लगाओगे, बाकी के बॉन्ड तो अपनी जगह पे रहेंगे। तो XeF4, अब इसमें आपको क्या देखना है, आपके पास है Xe जिसके पास एक डबल बॉन्ड O है, 4 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है। अब यहाँ पे किन दो के बीच में सबसे ज्यादा घर्षण हो सकता है? तो वो है डबल बॉन्ड O एंड लोन पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो में सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन तो उल्टा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करवा देता है। ठीक है, फ्लोरीन क्या करता है, अपन एक एग्जांपल देखेंगे आगे कि जब आपके पास फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ शिफ्ट कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम से दूर शिफ्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे उल्टा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा, तो इनके बीच का एंगल कम हो जाता है। ठीक है, अपन आएंगे ये एग्जाम्पल पे जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ऐसा। ठीक है, तो आपके पास ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है।
अब ये दो के बीच में सबसे ज्यादा घर्षण हो सकता है, तो हम इनका अरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि अगर लोन पेयर नीचे है तो आपका डबल बॉन्ड हो उससे एग्जैक्ट 180 डिग्री अवे रहेगा अपोजिट साइड में। तो जो बाकी के फ्लोरीन है ये कुछ इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे। तो अब आप ये स्ट्रक्चर को अगर देखो और आप बोलो कि चलो मैं लोन पेयर को इमेजिन नहीं करूंगा, तो आपके पास क्या है ये स्ट्रक्चर? स्क्वायर पिरामिड। करेक्ट, स्क्वायर पिरामिडल, या फिर आप इसको पिरामिडल भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब बोला जा सकता है, आपको ध्यान रखना होगा। सबको इमेजिन हो पा रहा है ना? ये कंपाउंड को जरा ध्यान से देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, बहुत सारी चीजें अपनी यहाँ पे आके अटकेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का एक मेन स्ट्रक्चर है। इसकी ब्यूटी ये है कि ये स्ट्रक्चर आप सोचो 6 बॉन्ड है फिर भी इट्स सो लाइक क्या बोलते हैं सिमेट्रिक, हर एंगल से सिमेट्रिक है। SF6 ऐसा ही एग्जिस्ट करता है। SF6 आपको पता है SF6 का स्टेट मतलब क्या है, किस स्टेट में रहता है SF6? इज इट सॉलिड और लिक्विड और इज इट गैस? इसे सॉलिड होना चाहिए। डालो जल्दी चैट पे डालो, गूगल मत करना, चैट पे डालो, एक छोटा सा वीडियो देखेंगे अपन, जल्दी से डालो चैट पे। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड, गैस, श्रुति गैस, शुभम लिक्विड। ये बाकी लोग क्या सो गए, क्या भाग गए? धड़ाधड़ डालो ना भाई, किसी ने ऐसा थोड़ी बोला है गलत डालोगे तो फिर तुमको पाप लगेगा। जो भी लग रहा है दोस्त, इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि तुम्हें क्या लग रहा है, इंपॉर्टेंट वो है तुम्हें शेयर करना है जो तुम्हें लग रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। सर बट इसका सर स्टेट यूट्यूब पे डाल रहे हो आप? यूट्यूब क्या कह रहे हैं सर स्ट्राइक लग सकता है। समझा।